गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। जो निमोनिया है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि निमोनिया जो कंडीशन है, ये निमोनिया कंडीशन लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका इन्फेक्शन है। अब ये क्यों होता है? इसमें होता है इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा और एक्जूडेट कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन होगा, है ना। ऐसा हम समझे कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के कारण लंग्स की पेरेंकाइमल जो लेयर है वहां एक्जूडेट कंसोलिडेशन होगा और हार्डनेस होने वाली है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? निमोनिया बोलते हैं, राइट। तो हम देख रहे हैं कि जो हार्डनेस डेवलप हो रही है और लंग्स की पेरेंकाइमल में हो रही है। जो लंग्स की पेरेंकाइमल हार्डनेस होना, यहाँ पे एक्जूडेटिव कंसोलिडेशन होना, किसकी वजह से? इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से, राइट। अब देखते हैं हम लोग जो निमोनिया है, इस निमोनिया में जो क्लासिकल जो टाइप है ये इन्फेक्शन के कारण ही होता है। तो इसके कारण जो रेस्पेक्टिव जो अफेक्शन होगा, है ना, रेस्पेक्टिव जो अफेक्टेड होगा वो क्या क्या होने वाला है? डिफ्यूजन अफेक्टेड होने वाला है, वेंटिलेशन अफेक्टेड होने वाला है, जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है तो O2 जो है वो तो डिक्रीज होगा और CO2 जो है वो इंक्रीज होने वाला है। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेल्योर है, राइट। हमें ये चीज देखने को मिलेगी किसी भी पेशेंट में जिसमें निमोनिया है तो वहां पे रेस्पेक्टिवली क्या अफेक्टेड हो रहा है कि डिफ्यूजन हो रहा है, वेंटिलेशन अफेक्ट हो रहा है और सैचुरेशन अफेक्ट हो रही है। डिफ्यूजन, वेंटिलेशन और सैचुरेशन। तो सैचुरेशन में डिक्रीज होने वाली है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और इंक्रीज होने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, राइट। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो कॉमनली को जो यूजुअली जो टाइप्स हैं, जो टाइप्स की बात करें हम लोग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और रेस्पॉन्सिबल है तो उसके कारण हुआ होगा। तो हम सबसे पहले बैक्टीरियल निमोनिया की बात करते हैं कि निमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल निमोनिया। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? निमोनिया के लिए। तो पहला है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनाई, जो सबसे मोस्ट कॉमन है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। दूसरा होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये हॉस्पिटल जो एक्वायर्ड निमोनिया है उसके लिए मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल है। तीसरा है क्लेब्सिला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सुडोमोनास एरोगनोसा। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के लिए जो जिम्मेदार है उसको हम बोल रहे हैं सुडोमोनास एरोगिनोसा। ये तीन चार चीजें हमने देखी कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा फैल रहा है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा फैल रहा है, और जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड जो निमोनिया है ये सुडोमोनास एरोजिनोसा की वजह से फैल रहा है। तो ये क्या करता है कि जो क्लासिकल निमोनिया है इसी को हम बैक्टीरियल निमोनिया बोलते हैं, राइट है। अब देखते हैं हम लोग वायरल निमोनिया। तो वायरल निमोनिया का मतलब है कि जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म वायरस है। समझ रहे हो कि जो पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है ना वो ऑर्गेनिज्म वायरस है, और इसमें जो वायरस है इन्फ्लुएंजा ABC जो सब टाइप्स है इन्फ्लुएंजा के, तो इन्फ्लुएंजा इसके लिए मोस्ट कॉमन जिम्मेदार है। इसमें सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं और एक कम्युनिकेबल होता है। और कौन से हो सकते हैं? साइटोमेगालो वायरस, है ना, रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल वायरस RSV जिसको बोलते हैं हम लोग, एडिनो वायरस,
कोरोना तो हम बोल ही नहीं सकते, है ना। कोविड-19 जिसको सारस बोलते हैं हम लोग, तो सारस का मतलब क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, है ना। एक होता है MERS, तो MERS का मतलब क्या होता है? मेथिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसका रेजिस्टेंट जो स्टेफाइलोकोकस है उसको बोलते हैं। दूसरा है सारस कोविड-19 जिसको हम C19 बोलते हैं, कोविड-19 कोरोना, है ना। वही कोरोना जहां अपने को देखने को मिला था लॉकडाउन ऐसा सब करके, तो वही जो चीजें हैं जो वायरल जो हैं वो हमें देखने को मिलने वाला है। इससे हायर मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलती है और कम्युनिकेबिलिटी हायर देखने को मिलती है। तीसरा निमोनिया हम बात करते हैं फंगल निमोनिया की। जो फंगल निमोनिया है, फंगल निमोनिया में रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो फंगस होगा और इसमें हम देखेंगे कि न्यूमोसिस्टिक जीरोवेरी, कौन से फंगस की हम बात कर रहे हैं? न्यूमोसिस्टिक जीरोवेरी जो फंगस है ये मोस्ट कॉमन अफेक्ट करती है HIV पेशेंट में, है ना। जो HIV के जो पेशेंट होते हैं वहां पे जो मोस्ट कॉमन अफेक्ट करने वाला जो निमोनिया है उसमें जो फंगस होगी उस फंगस का नाम है न्यूमोसिस्टिक जीरोवेरी, है ना। न्यूमोसिस्टिक जो जीरोवेरी है वो जिम्मेदार होती है मोस्ट कॉमनली HIV पेशेंट में। अगला क्रिप्टोकोकस, कोक्सीडियोकोसाइनोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, है ना। ये हैं जिनमें क्या पाई जाती है? फंगल जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से निमोनिया है। और एक बात और याद रखना है कि HIV का मतलब हम ये समझें कि जो इम्यूनिटी है ना, वो सीवियरली कंप्रोमाइज है। हम बोलेंगे कि एक ऐसा पर्सन जो सीवियरली इम्यूनो कंप्रोमाइज है उस पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा फंगल निमोनिया, राइट। अब बात करते हैं हम लोग एक्वायर्ड के बेस पे कि कौन सी जगह पे निमोनिया हो रहा है, उस बेस पे हम लोग निमोनिया को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई कि एक्वायर्ड जो निमोनिया है इसको हम देखते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब हम समझेंगे कि ऐसा निमोनिया जो कम्युनिटी में रहते हुए होता है, राइट। आउटसाइड द हॉस्पिटल होने वाला है, हॉस्पिटल के बाहर होने वाला है, कम्युनिटी के अंदर होने वाला है और ये मोस्ट कॉमन टाइप का एक्वायर्ड निमोनिया होता है। ये इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, है ना। मोस्ट कॉमन तो ये कारण होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है, मॉक्सिला कैथरेसा हो सकता है, लेजिनेलिना हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है। ये इसके कारण हो सकते हैं। तो प्रोग्नोसिस में हम क्या देखेंगे? इसका प्रोग्नोसिस होता है गुड, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन होता है। ये हेल्दी इंडिविजुअल जो है इससे फाइट कर सकता है बैक्टीरिया से, राइट। दूसरा हम बात करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की, कि ऐसा निमोनिया जो होता है हॉस्पिटल में और कब होता है? आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिशन के 48 घंटे के बाद में अगर पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है? निमोनिया देखने को मिल रहा है। ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, राइट। और मोस्ट कॉमन जो होगा वो होगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उसके कारण हमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। दूसरा है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस MRSA। दूसरा है VRSA वेनकोमाइसिन रेजिस्ट्रेटेड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सूडोमोनास एयरजिनोसा ग्राम नेगेटिव होता है ये भी, है ना। एसिनेक्टोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, ये जो बैक्टीरिया हैं, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनके लिए, किसके लिए? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के लिए। हमें इसमें देखने को मिलता है कि जो पेशेंट होगा अनहेल्दी होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में हम डांस करने नहीं जाते, है ना, नाच गाना देखने नहीं जा रहा, सिनेमा देखना नहीं जा रहा भाई, तो वहां क्या होने वाला है? वहां हो जाएगा जो अनहेल्दी है,
इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, डायबिटेटिक है, ऐसे मरीज जिसमें अनहेल्दी है, जिसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जिसमें डायबिटीज है, तो उससे क्या होगा, उससे होने वाला है प्रोग्नोसिस पुअर, रोस्ट आउटकम आने वाले हैं, रिजल्ट जो होंगे वो रिजल्ट खतरनाक आने वाले हैं। जो ऑर्गेनिज्म होगा हाईली पोटेंट होगा, रेजिस्टेंट होगा और इंक्रीज वायरुलेंस फैलाने वाला होगा। ऐसा हमें देखने को मिलता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अगला है हॉस्पिटल एसोसिएटेड निमोनिया। देखो एक्वायर्ड नहीं है ये, एसोसिएटेड, संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित। इसमें क्या होगा कि हॉस्पिटल एसोसिएटेड जो निमोनिया है, उस निमोनिया में जो इंडिविजुअल है वो एसोसिएट होता है हॉस्पिटल के साथ में। जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जैसे डॉक्टर हो सकता है, नर्सिंग ऑफिसर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल ऑर्डरली हो सकते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ हो सकता है, गार्ड हो सकता है, अटेंडर हो सकते हैं, लैब टेक्नीशियन हो सकते हैं। तो ये लोग एसोसिएट होते हैं, है ना, किसमें, हॉस्पिटल एसोसिएटेड निमोनिया में। तो ऑर्गेनिज्म जो होगा जैसा सेम हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो निमोनिया था, हेल्थ केयर प्रोवाइडर मोर पोटेंट होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के लिए, प्रोग्नोसिस बेटर है इसका, राइट। अब तीसरा चौथा जो बात हम कर रहे हैं, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। ऐसा समझे हम लोग कि पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे है, और पेशेंट जब वेंटिलेटर पे है तो हमें देखने को मिलेगा कि इंट्यूबेशन भी है पेशेंट में। तो पेशेंट को निमोनिया डेवलप हो रहा है क्यों, क्योंकि पेशेंट इंट्यूबेशन है और वेंटिलेटर पे है। और ये कब हो रहा है, इंट्यूबेशन के 48 आवर्स के बाद में, ठीक है। इंट्यूबेट कर दिया पेशेंट को, उसके 48 घंटे के बाद में हमें निमोनिया देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया। तो क्या अपने को साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसमें देखने को मिलेगा नेचुरल बैरियर और राइड होने वाला है पेशेंट, राइट, डीफनेस होने वाली है पेशेंट को, नोज में बैरियर होने वाला है, कफिंग में बैरियर होने वाला है, स्नीजिंग में और गैग रिफ्लेक्स में। ये चीजें हमें बैरियर में देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉमन कैसे होता है, सुडोमोनास की वजह से। तो स्पुटम में देखेंगे हम लोग फॉल स्मेलिंग आएगी और ग्रीन कलर का होगा, राइट, ग्रीन कलर का स्पुटम देखने को मिलेगा तो निमोनिया है, राइट। पांचवा जो हम देखते हैं एस्पिरेटेड निमोनिया। देखो भाई एस्पिरेटेड का मतलब हम ऐसा समझेंगे कि कोई पानी पी रहा है ना, और पानी पीते पीते टाइम अचानक से उसको क्या आता है, मान लो खांसी आ गई या कोई भी कारण हो गया, और जो पानी है वो कहाँ चला जाए, ट्रेकिया के अंदर चला जाए। दूसरी बात हम करें कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल के एस्पिरेशन की वजह से लंग्स में क्या हो जाए, निमोनिया की कंडीशन हो जाए, वोमिटस हो सकता है, उल्टी आ रही थी, एस्पिरेट हो गई, कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, ओरोफेरिंजियल जो सिक्रेशंस हैं वो हो सकते हैं, खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो हो सकते हैं, कोई भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो हो सकता है ना। ये कब हो सकते हैं, ये यंगर एज में हो सकता है, एल्डर एज में हो सकता है, हेड इंजरी सीवीए पेशेंट में हो सकता है। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो गैग रिफ्लेक्स है, जो कफिंग रिफ्लेक्स है, ये डिमिनिश होने वाला है। ड्रग अब्यूजर्स में भी हमें देखने को मिल सकता है। अनकॉन्शियस कोमा और जनरल अनेस्थेसिया वाले जो पेशेंट में हैं, इनमें ये चीज हमें ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, एनारोब्स जो है, ओरोफेरिंजियल जो सिक्रेशंस हैं, इसमें कोजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, राइट। तो ये कंडीशन था, और इसकी वजह से क्या था, एस्पिरेटेड निमोनिया था। किसी भी कारण से ट्रेकिया के थ्रू कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी फूड एडिबल पार्टिकल्स, कोई भी पानी की बूंदे ऐसा चली जाए लंग्स में और उसके कारण निमोनिया डेवलप हो जाए, इसको हम बोल रहे हैं एस्पिरेटेड निमोनिया। अगला है केमिकल निमोनिया। केमिकल निमोनिया का मतलब ऐसा समझे कि किसी भी प्रकार की गैस हो, है ना, देखिए क्या होगा, एक्सपोजर हुआ किसी भी केमिकल से, फ्यूम से और गैस से, उसके रिजल्ट में इरिटेशन होने वाला है, ड्राई होने वाली है, और थर्मल और पीएच, ये चारों चीज अफेक्ट करेगी। इनहेल हो गया या एयरवे में चला गया, रिजल्ट में हमें इन्फ्लामेशन मिला और सिक्रेशंस कंटिन्यू हुए।
अगर ऐसा होता है तो इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया होगा। इसको हम सेकेंडरी निमोनिया बोल रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोल रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल जो हजार्ड्स हैं उनमें हमें ये चीज देखने को मिलती है कि पेशेंट में केमिकल जो निमोनिया है ये हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशनल निमोनिया। रेडिएशनल का मतलब एक्सपोजर होगा रेडिएशन ऑफ सोर्स, है ना, एब्जॉर्ब होगी चेस्ट के थ्रू और लंग्स में निमोनिया होने वाला है। तो जो रेडियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम क्या देखेंगे कि दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे? अनाटमिकल जो इन्वॉल्वमेंट है, किसमें? अनाटमिकल इन्वॉल्वमेंट हम देखेंगे कि निमोनिया में किस तरह से कौन कौन सी पार्ट अफेक्ट हो रहे हैं। पहला है लोबार निमोनिया। लोबार का मतलब क्लियर हम समझें कि लंग्स के लोब्स डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं। ये हमें देखने को मिलेगा एल्डर्स के इंडिविजुअल में, ये हमें देखने को मिलेगा इमोबाइल इंडिविजुअल में जो कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं, जिनका कफिंग डिमनेस है, जैसे खांस नहीं पाते, है ना, उन पेशेंट में। और क्यों होगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कारण क्या देखने को मिलेगा? इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। कहां पे? लिमिटेड और पर्टिकुलर लोब में। किसी भी लंग्स के लिमिटेड और पर्टिकुलर लोब में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है और कंसोलिडेशन जैसा देखने को मिल रहा है। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ड्यू टू ग्रेविटेशन एक्यूमुलेशन होगा लोअर लोब में, मोर एनकाउंटर्ड होंगे और इसके रिजल्ट में हमें निमोनिया देखने को मिलेगा। कि हमने देखा लोबार निमोनिया, कोई स्पेसिफिक लोब, कोई स्पेसिफिक पार्ट लंग्स का अफेक्ट हो रहा है तो लोबार है। दूसरा ब्रोंको निमोनिया, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, स्कैटर्ड होगा थ्रू आउट द लंग्स। पूरे लंग्स में क्या होने वाला है? फैलने वाला है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा? कन्फाइंड नहीं होगा भाई, कंफर्म हम नहीं कर सकते कि इस लंग्स में इतने तक में है, लिमिटेड नहीं होगा, एंटायर जो लंग्स हैं इससे अफेक्ट होने वाला है। और इसका कारण क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये इसके कारण है, क्योंकि एंटायर लंग्स अफेक्ट हो रहा है। कहां पाया जाता है ये पाया जाएगा, देखो मल्टीपल लोब्स इसमें अफेक्ट होने वाले हैं, अलोंग होने वाला है, साइड ऑफ ब्रोंकाई भी इसमें अफेक्ट होने वाला है। और ये यंग इंडिविजुअल में हमें देखने को मिलेगा, जवान लोगों में देखने को मिलेगा। अगला हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया का मतलब क्या समझे? कि जो अफेक्टेड जो पार्ट है वो इंटरस्टिशियल जो पेरिंकाइमल जो है लंग्स की वो है, इन्फ्लामेशन होगा, इन्वॉल्व होगी अदर देन पेरेंकाइमा ऑफ लंग्स, इसी को हम एटिपिकल निमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटिपिकल निमोनिया। मतलब जो लंग्स की पेरेंकाइमल है उसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हो रही हैं तो हम बोलेंगे उसको एटिपिकल निमोनिया। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल एरिया जो है वो तो यूजुअली इन्वॉल्व है ही, इसके अलावा भी इन्वॉल्व हो सकता है। यूजुअली कोज किसके कारण हो सकता है इसका? माइकोप्लाज्म, लेजियोनेला, क्लैप्सिला, ये है किसी भी इंडिविजुअल में जिसको क्या हो रहा है। अगला है वॉकिंग निमोनिया। वॉकिंग निमोनिया का मतलब है एक प्रकार का इंटरस्टिशियल निमोनिया जो कोज हो रहा है माइकोप्लाज्म की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है सेगमेंटल निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया का मतलब हम ऐसा समझेंगे कि इन्फेक्शन लिमिटेड है, सेगमेंट्स में है, पर्टिकुलर लोब में है, राइट, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेगमेंटल निमोनिया बोल रहे हैं। इन्फेक्शन लिमिटेड है, सेगमेंटेड है, पर्टिकुलर लोब में है, इसलिए इसको सेगमेंटेड बोल रहे हैं। दूसरा लोबुलार निमोनिया था क्योंकि इसमें लोब्यूल्स अफेक्ट हो रहे थे। एसिनार निमोनिया है, इसमें एल्वोलाई और एसिनस अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, रेटिकुलर जो निमोनिया है उसमें इंटरस्टिशियल एरिया, कैपिलरीज बेड, कंसोलिडेशन होने वाला है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन में निमोनिया को हम दो भागों में डिवाइड फिर करते हैं। पहला है टिपिकल निमोनिया, दूसरा है एटिपिकल निमोनिया।
टिपिकल निमोनिया क्लासिकल होता है, यूजुअली देखा जाता है और कॉमनली देखा जाता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनाई है इसके कारण देखने को मिलेगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण देखने को मिलेगा, क्लैप्सिला के कारण और स्टेफाइलोकोकस और इसके द्वारा, जिसके ये पॉजिटिव एजेंट है। और एटिपिकल में क्या देखने को मिलेगा हमें, ये अनकॉमन होता है, अनयूजुअल होता है, लेस कॉमन होता है, लेस क्लासिकल होता है, माइकोप्लाज्म की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन लेजियोनेला सेकंड मोस्ट कॉमन कारण है, न्यूमोफिलिया हो सकता है, क्लेमडिया हो सकता है, और कोई वायरस हो सकता है, जैसे आरएसवी हो सकता है, सीएमवी हो सकता है, सारस हो सकता है, एमईआरएस हो सकता है, कोविड-19 हो सकता है ना। तो हम क्या समझेंगे कि कोविड-19 किस प्रकार का इन्फेक्शन था, तो एटिपिकल बोलना है हमें, राइट। तो और क्या देखेंगे भाई हम देखो टिपिकल में हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन होगा इन्वोल्व लंग्स की पेरिकाइमल का, और एक्जुडेट होगा कंसोलिडेशन। ये दो चीजें हमें देखने को मिलेगी। साइन सिम्टम में प्रोडक्टिव कब देखने को मिलेगा, गुड प्रोग्नोसिस है इसका, ब्रोंको लोबार निमोनिया, ये चीज अपने को देखने को मिलेगी। अब जो एटिपिकल है उसमें हमें अदर देन पेरेन्काइमल, जो मीसेंकाइमल जो लेयर है वो भी अफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस भी अफेक्ट होगा, एक्जुडेट नहीं होगा, जरूरी नहीं है एक्जुडेट फॉर्मेशन हो। तो साइन सिम्टम में हमें देखने को मिलेगा कि ड्राई कफ होने वाला है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो फाइंडिंग्स हैं ये हमें देखने को मिलने वाली है, प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर हमें देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल निमोनिया है ये, राइट। अब टाइप्स ऑफ निमोनिया की हम बात करें, ठीक है। तो पहला है इम्यूनो कंप्रोमाइज। इम्यूनो कंप्रोमाइज जो है वो हमें देखने को मिलेगा न्यूमोसिस्टिक चिरोबेरी में। न्यूबॉर्न की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन है इकोलाई। अल्कोहलिक पेशेंट में हम देखने को मिलेंगे तो क्लेप्सिला होता है, और इसको वॉकिंग निमोनिया बोलते हैं। हमें रेड करंट जेली टाइप स्पुटम एक्सपल्सन देखने को मिलता है, ठीक है। सीओपीडी की हम बात करते हैं तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसमें मोस्ट कॉमन कॉज होता है, क्राउडेड एरिया में पाया जाएगा, मिलिट्री एरिया में पाया जाएगा, और इसका कारण है अगर ऐसा यहाँ पे है तो माइकोप्लाज्म हो सकता है इसका कारण, राइट। तो सिस्टिक जो बार्न और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे पेशेंट होते हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज है उसमें सूडोमोनास के कारण हमें देखने को मिलता है, और ग्रीन कलर का स्पुटम हमें देखने को मिलेगा। ये तो इसके कारण हो गए। अब पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें तो क्या है, देखो यहाँ पे एक्सपोजर होने वाला है किसी भी पेशेंट का, ससेप्टेबल इंडिविजुअल का, कहाँ पे, रिस्क फैक्टर जोन में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइड। तो क्या होगा, इनहेलेशन होगा, माइग्रेशन होगा और लॉन्चमेंट होगा। इनहेलेशन गया अंदर, मल्टीप्लिकेशन होगा, अपनी संख्या बढ़ाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें, लंग्स की पेरेन्काइमल में। वो क्या लीड करने वाली है, वो लीड करेगी इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स में माइग्रेशन होगा इम्यून सेल्स का साइट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन पे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और इसके कारण क्या होने वाला है, एक्जुडेट फॉर्मेशन होने वाला है। अब एक्जुडेट होगा तो मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है, म्यूकस का कलेक्शन है, सीरस का कलेक्शन है, फाइब्रिन का कलेक्शन है, प्लाज्मा का कलेक्शन है, इम्यून सेल्स और बैक्टीरिया, ये सारी चीज क्या होने वाली है यहाँ पे, कलेक्टेड होने वाली है। अब सारी चीज कलेक्ट हो रही है तो भाई हार्ड होगा, यहाँ पे विस्कोसिटी होगी, है ना। तो रिजल्ट में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन है इसी को तो निमोनिया बोल रहे हैं हम लोग। ये क्या किसको अफेक्ट करेगा, रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगा, डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा, और वेंटिलेशन को अफेक्ट कर रहा है। SpO2 डिक्रीज है, CO2 इंक्रीज है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट में, और रेस्पिरेटरी फेल्योर हो रहा है। ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं किसी भी पेशेंट में जिसमें क्या हुआ है, निमोनिया हुआ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स की। टिपिकल जो क्लासिकल निमोनिया है इसमें हमें देखने को मिलेगा हाई ग्रेड फीवर, चिल्स और आइगर के साथ में। कफ होगा प्रोडक्टिव, एक्सपेक्टोरेटेड जो कफ है, डिस्चार्ज रस्टी कलर का, राइट, ग्रीन कलर का देखने को मिल सकता है, रेड कलर का जेली लाइक क्लेप्सिला में देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा, देखिए कंपनसेशन में हमें यहाँ देखने को मिल सकता है ट्रैकीपनिया, पेशेंट को जल्दी जल्दी सांस आएगी, ऐसा करेगा,
रेस्पिरेटरी जो एफर्ट है वो इंक्रीज होने वाले हैं, एफर्टफुल रेस्पिरेशन होने वाला है, डिपेंड होगा कि किस लेवल का अफेक्टेड है। तो यहाँ पे कंपनसेशन में हमें टेकीपनिया देखने को मिला, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, डिस्निया हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, भारी भारी लग रहा है। एक बात और याद रखनी है कि भाई चेस्ट पेन अगर हो रहा है, ये चेस्ट पेन रेस्पिरेशन के साथ में रिलेशन रखेगा। कैसे रखेगा? जब जब सांस लोगे तो चेस्ट पेन बढ़ेगा, जब जब सांस छोड़ोगे चेस्ट पेन कम होगा। एक बात कंप्लीट याद रखनी है। कैसे? एमआई में या इसेमिया में जो पेन होता है चेस्ट पेन, उसका रेस्पिरेशन से लेना देना नहीं होता है। समझ गए बात को? लेकिन यहाँ लंग्स की प्रॉब्लम है, तब क्या बोलेंगे कि जो पेन है, जो चेस्ट पेन है, ये क्या होने वाला है? रिलेशन में है किसके? रेस्पिरेशन के। इंस्पिरेशन में इंक्रीज होने वाला है, एक्सपीरेशन में डिक्रीज होने वाला है। ऐसा हमें देखने को मिलेगा किसी भी पेशेंट में जिसको निमोनिया है। टेकीपनिया हमने देखना था कंपनसेटरी था, तो टेकीकार्डिया भी यहाँ पे कंपनसेटरी होगा। क्यों होगा? होगा वही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे टिश्यूज को, बॉडी को कंपनसेट करना पड़ेगा, हार्ट काम ज़्यादा करेगा, तो क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन होगा, रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा, डेप्थ इंक्रीज होने वाली है, फेब्राइल होगा इन्फेक्शन के कारण, और फीवर होने वाला है, फटीग होने वाला है, वीक होगा पेशेंट, कमजोर होगा, लेथार्जी होगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है देखने को मिलेगी, भाई काम करने लायक नहीं दिखेगा अपने को, हाइपोक्सीमिया होगा, ऑक्सीजन डिक्रीज होने वाली है सेचुरेशन में। तो और क्या देखने को मिला? डिजीनेस होगा, गिड्डीनेस होगा, लाइट हेडेड होगा, सिनकोप होगा, है ना? और क्या होगा? पेल पेलर साइनोसिस, कोल्ड क्लेमी, कलर देखने को मिलेगा। ये तो भाई देखो टिपिकल के साइन थे। एटिपिकल में हमें क्या देखने को मिलेगा? स्लो ऑनसेट, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव चीजें होने वाली। दूसरा एंडोलेंस क्रिएशन, स्लो ग्रोइंग, लिटिल नो पेन, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सीवियरिटी वेरिएबल है, मेसेंकाइमा इन्वॉल्व हो रही थी, नॉन प्रोडक्टिव कफ हो रहा था, मतलब गला सूखा सूखा रहने वाला है, चेस्ट में कंजेशन होगा, हैवीनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, डिस्निया होगा, एफर्टफुल रेस्पिरेशन होगा, कार्डियक कंपनसेशन होगा, है ना? एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन में हमें देखने को मिलेगा गले में क्या हो रहा है? शोर बन रहे हैं, शोर थ्रोट देखने को मिलेगा, पूरे शरीर में दर्द देखने को मिलेगा, बॉडी एक, मसल एक, अर्थलेजिया, जॉइंट्स में पेन होगा, है ना? फटीग, वीकनेस, ये चीज़ अपने को देखने को मिल रही है, किसमें? एटिपिकल में देखने को अपने को मिली है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम बात करें, क्यों करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन? देखो कोज का पता लगाने के लिए, कंडीशन का पता लगाने के लिए, और कॉम्प्लिकेशन का पता लगाने के लिए। कोज, कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन का पता लगाने के लिए हम किसी भी पेशेंट में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट में रिस्क फैक्टर का और कोज का जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वाइटल साइंस लेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है उसमें क्या कंडीशंस है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। और क्या करें? हमें देखने को मिलेगा पेशेंट में कि हम पेशेंट का टेम्परेचर देख रहे हैं, है ना? तो हम पेशेंट का टेम्परेचर देखेंगे तो फीवर नजर आएगा, पल्स देखेंगे, टेकीकार्डिया नजर आ रहा है, रेस्पिरेशन देखेंगे, टेकीपनिया नजर आ रहा है, हाइपर वेंटिलेशन नजर आ रहा है, एफर्टफुल रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है। ये हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में देख रहे हैं। और ये सब कारण क्यों हो रहा है? कंपनसेशन के कारण हमें अल्टर्ड पोस्चर मिलेगा भाई का। क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है। और क्या देखने को मिलेगा? एलओसी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है, बेहोश हो सकता है भाई। इंटीग्यूमेंट्री चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, कलर चेंजेस देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो हम कंडीशन असेस कर रहे हैं ना इसमें। और क्या देखें? ब्रीथ साउंड हम देख लेंगे, हम चेक करेंगे ऑस्कल्टेशन में ब्रोंकियल साउंड को, ईगोफोनी अफेक्ट देखेंगे, ब्रोंकोफोनी अफेक्ट देखेंगे, और विस्पर पैक्टोलिक जो साइन है वो चेक करेंगे हम लोग। जो ब्रीथ साउंड है उसको हम असेस करने वाले हैं भाई। तो नॉर्मल जो ब्रीथ साउंड है वो कैसा होता है? राइट?
ब्रोंकियल का सुनेंगे हम, ट्रेकिया और ब्रोंकाई दोनों का सुनेंगे। अब नॉर्मल जो है वो उसको असेस करेंगे, और कॉम्प्लिकेशन के कारण जो असेस हुआ है, क्रेकल जैसा तो कुछ नहीं है, ऐसा हमें असेस करना है। नॉर्मल साउंड रिजोनेंस होता है, पहली बात हमें ये बात याद रखनी है, ठीक है। रिजोनेंस साउंड होगा। अब नॉर्मल में हमें क्या सुनाई दे सकता है, हमें क्रेकल साउंड देखने को मिल सकता है, विजिंग साउंड देखो क्रेकल का मतलब ऐसा समझें कि पानी की कलकलाहट जैसा कुछ देखने को मिल रहा है, इसका तो मतलब समझेंगे सीधा सीधा लंग्स में क्या है, पानी है। विजिंग साउंड होगा तो भी हमें ऐसा देखने को मिलेगा, विस्लिंग लाइक सिटी किस जैसा, है ना, ऐसा साउंड हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें समझेंगे कि एयर फील्ड जो कैविटी जो है वहां पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है ना। तो ये चीजें अपने को देखने को मिलेगी। देखो वॉइस से ट्रांसमिटेड जो ब्रीथ साउंड है, तो उसको हम कैसे देखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि ई बोलो, ई ऐसा बोलने के लिए हम बोलेंगे पेशेंट को, राइट। अगर पेशेंट ई बोले तो हमें क्या देखने को मिलेगा, या पेशेंट को हम बोलेंगे कि ए देखने को मिले, पेशेंट को बोलेंगे ए, ई बोलो, तो ई पेशेंट जैसे ही बोलेगा तो क्या इंडिकेट करेगा, सुनाई देने वाला है हमें ए। पेशेंट को हमने ई बोला है और हमें सुनाई ए दे रहा है, तो जो ए हियर है ये इंडिकेट करता है कंसोलिडेटेड एरिया को, और ऐसा है तो ईगोफोनी पॉजिटिव है। नहीं समझे, ई बोलने के लिए बोले हैं हम ईगोफोनी में, ई बोलने के लिए बोला और ए सुनाई दे रहा है तो ईगोफोनी पॉजिटिव है, राइट। दूसरा, ब्रोंकोफोनी में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बोलेंगे 99 बोलो, 99 बोलो, है ना। 99 बोलेगा तो पेशेंट को या तो नॉर्मल होगा तो सुनेगा लेकिन क्लियर नहीं सुनेगा, बच्चे की तरह सुनेगा, तो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 99 जो है, 99 जो है वो क्लियर सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है, तो हम समझेंगे कि ब्रोंकोफोनी जो है वो पॉजिटिव है। और क्या देखेंगे हम पेशेंट का मरमर और विस्पर चेक करेंगे, हार्डली सुनाई देगा हमें, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी कंसोलिडेटेड एरिया में, विस्पर हमें देखने को सुनने वाला है। और क्या करें हम डायग्नोसिस में, सीबीसी हम कर सकते हैं, एच बी बढ़ा हुआ मिलेगा। देखो सीबीसी में हमें हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि कंपनसेशन के कारण ऑक्सीजन हाइपोक्सीमिया हो रहा था, तो कंपनसेशन के कारण बॉडी ने बहुत ज़्यादा क्या बना दी, आरबीसी का फॉर्मेशन कर दिया, और आरबीसी ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने वाली है, तो कंपनसेटरी हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज होने वाला है। और क्या देखने को मिलेगा, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन के कारण इंक्रीज होने वाली है, ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जो रेट है वो नॉर्मल से इंक्रीज होने वाला है, लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिलिक ये दोनों इंक्रीज होने वाली हैं पेशेंट में, सीबीसी में ये चीज हमें देखने को मिलेगी। और क्या देखेंगे, एक्सरे देखेंगे। देखो इनिशियल असेसमेंट में हमें देखने को मिलेगा स्काईग्राम ऑफ चेस्ट एक्सरे, है ना, कंसोलिडेटेड जो एरिया है वो हम देखेंगे, ऑपेकनेस देखने को मिलेगी हमें। एचआरसीटी कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, हाई रिजोल्यूशन जो सीटी है वो हम लोग कर सकते हैं। जो इन्फ्लामेशन जो मार्कर है वो हम भी कर सकते हैं, सीआरपी जिसको बोलते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, टीएनएफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को बोल सकते हैं, इंटरल्यूकिन्स जो है। अदर में हम देखो एबीजी कर सकते हैं, थोरासेंटेसिस कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। और जो वेरियस जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है उनमें हम क्या देखेंगे, पीसीआर कर सकते हैं, पॉलीमर चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर कर सकते हैं, एलाइसा कर सकते हैं, सीबी नॉट कर सकते हैं, स्पुटम कल्चर कर सकते हैं, सेंसिटिविटी कर सकते हैं, यूरिन एंटीजन कर सकते हैं, है ना। सूडोमोनास को में देखना है तो यूरिन का देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, देखो भाई मैनेजमेंट में हमें CURB65 इसको क्या करना है, फॉलो करना है। सी का मतलब होता है कंफ्यूजन, यू का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मोर देन 20 होगा, रेस्पिरेशन मोर देन 30 होगा यहाँ पे, बीपी जो है वो लेस देन 90 होने वाला है, डायस्टोलिक लेस देन 60 हो सकता है, और एज होने वाले किसी पेशेंट को मोर देन 65।
तो CURB का मतलब है कि कंफ्यूजन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, रेस्पिरेशन और बीपी, और एज है 65 मोर देन। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें स्कोर हम देंगे इसको 0, 1, 2, 3 और 4, 5। 0 है तो देखो ब्रीथलेस के कंडीशन में हम उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, मोइस्ट है तो कंसोलिडेशन कंसिडर करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। मोर देन 3 है तो हॉस्पिटल में एडमिनिस्टर करना ही पड़ेगा, और 4, 5 में है तो हमें एडमिनिस्टर करना है किसमें, ICU में एडमिशन करना है पेशेंट का, राइट। ये एंटीबायोटिक देंगे हम लोग, राइट। और एंटीबायोटिक कौन सी देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। एंटी फंगल्स देंगे, फंगल इन्फेक्शन है तो, वायरल है तो एंटीवायरल्स देंगे, दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे देंगे, सिम्प्टोमेटिक में एंटीपायरेटिक दे देंगे, कफ के लिए एक्सपेक्टोरेंट दे देंगे, सप्रेसिव दे देंगे और एंटीटिशूज दे देंगे, है ना। ये कफिंग के लिए कुछ मेडिसिन हम दे सकते हैं। IV फ्लूइड हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो सिक्रेशंस हैं उनको लूज करना है, ठीक है भाई लोगों। ये तो होती है हमारी मैनेजमेंट। अब आता है हमारा नर्सिंग का कंसर्न। क्या करें नर्सिंग के लिए, गाना गाते हैं उसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसके लिए हमें करना है भाई कि सबसे पहले ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। हम कर सकते हैं प्रोंग के द्वारा, नेजल प्रोंग के द्वारा, नेजल मास्क के द्वारा, NRBM के द्वारा, नॉन रिब्रीथर जो मास्क होता है उसके द्वारा। अब ऐसे भी मेंटेन नहीं हो पा रहा सेचुरेशन, तो हम नॉन इन्वेसिव जो मेथड है BiPAP, इसको यूज कर सकते हैं, या वेंटिलेटर या इंट्यूबेशन, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, ठीक है। अब और क्या देखें हम लोग, हम असेस करेंगे पेशेंट के साइन सिम्टम्स को, टाइप को, प्रेजेंटेशन को, सीवियरिटी को, रेस्पिरेशन, BP, पल्स, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फेब्राइल सैचुरेशन, है ना। इन सब चीज़ों को हम क्या करें, असेस कर लें। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर दें, कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड कर दें, सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, जरूरत पड़े तो हाई फाउलर या कार्डियक टेबल पोजीशन भी हम दे सकते हैं, कि देखो ब्रीथलेस के कंडीशन में हम उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, मोस्ट 2 से 4 लीटर, 6 से 8 लीटर हम दे सकते हैं। अब बात याद रखनी है कि जो बेसिक है उनको हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना है, वाइटल साइन को, SpO2 और ABG को हमें असेस करना है कंटिन्यू, एडवाइस करनी है, मेडिकेशन जो है जो एडवाइस की है उनको एडमिनिस्टर करना है, एंटीबायोटिक मेंटेन करना है, हाइड्रेशन को, इनपुट आउटपुट को मॉनिटर करना है। 3 लीटर जो वाटर है वो 24 आवर्स में हमें पेशेंट को देना है, क्यों, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। प्रिपेयर करना है वो जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है उसके लिए, इंटेंसिव जो स्पायरोमेट्री है उसके लिए, डीप ब्रीथ के लिए बोलना है भाई को, कफिंग के लिए बोलना है, प्राणायाम के लिए बोलना है कि भाई ऐसा बोलो, ओम करो, है ना। क्यों, मैक्सिमम एक्सपांसन करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इजी सिक्रेशन हो, मोबिलिटी डिक्रीज हो, मोबिलिटी बढ़ानी है ना, तो ऐसा हमें करना है। पोस्चरल ड्रेनेज का यूज कर सकते हैं हम लोग, चेस्ट फिजियोथेरेपी हम कर सकते हैं जब नहीं जरूरी हो तो। और क्या करें, न्यूट्रिशन देंगे भाई को, खाना पीना हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे, विटामिन देंगे, इम्यूनिटी इंक्रीज होनी चाहिए। बैरियर जो नर्सिंग है इसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेबल प्रॉब्लम है। यूज करेंगे हम PPE किट का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, है ना। हेल्थ एजुकेशन में देंगे कि भाई हाइजीन का ध्यान रखना, हाथों को टाइम से धोना, हैंड वॉशिंग करनी है, सैनिटाइजर का यूज करना, अवॉइड करना है क्राउड एरिया में, भीड़ भाड़ वालों, डांस देखने नहीं जाना है, सिनेमा देखने नहीं जाना है ना, मेट्रो में नहीं चढ़ना है, बस में सफ़र नहीं करना है, ट्रेन में तो बिल्कुल नहीं करना। तो ये चीज़ें हम बताएंगे उसको, अवॉइड करना है क्राउड एरिया को, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करनी है, जो बेसिक इम्यूनाइजेशन है वो प्रोवाइड करना है, राइट। तो ये हमारा नर्सिंग कंसर्न था किसी भी पेशेंट का, किसके लिए भाई, जिसको निमोनिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू, जुड़े रहो, धन्यवाद।